हेलो गाइस, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग मार्च के मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन देखने वाला है। ओके, तो मार्च में जो नीट का मेगा टेस्ट हुआ है उसका सॉल्यूशन। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ बोहर हाइड्रोजन एटम इज। ओके, मतलब कि आपको एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, और वो भी किसमें, nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, बोहर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो देखो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है, हम लोग सीधा लिखते हैं फॉर्मूला वेलोसिटी। ओके, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, बट वी ऑल नो v is equal to 2.18 into 10 raised to 6, ओके, n by z। ठीक है, और r is equal to 0.53 इंटू एन स्क्वेयर बाई जेड। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लेना ये, हाँ, यहाँ पर जो है वो है z बाय एन है। ठीक है, ये आपको मीटर सेकंड इनवर्स में मिलेगा और ये आपको मिलेगा एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है, और r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है। ठीक है, तो v और r की वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट कर दो। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/n इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा एन क्यू। ओके, तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है डी। ओके, मैं यहाँ से थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यू। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग मिलते हैं 47 में। बोला है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज। ओके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए आपको चेक करना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, चलो फर्स्ट चेक करते हैं। फॉर लिमिटिंग लाइन ऑफ लाइमन सीरीज n इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2, ये तो सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं लाइमन सीरीज की, ओके, तो लाइमन सीरीज में क्या है, तो एन आई इज इक्वल टू 1 और एन एफ इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। लिमिटिंग लाइन का मतलब क्या है, इनफाइनाइट तक जाना है, और यहाँ पर एन टू कितना लिखा है, 10 लिखा है, मतलब ये तो आपका गलत हो गया। चलो सेकंड देखते हैं। वेवलेंथ फॉर सेकंड लाइन बाल्मर सीरीज 16/3 इंटू आर। चलो बाल्मर सीरीज है, ओके, तो बाल्मर सीरीज के लिए कितना होता है, तो वो होता है एन आई इज इक्वल टू, ओके, लाइमन बायमर 2, और एन एफ कौन सी लाइन पूछी है, सेकेंड लाइन, तो 3 और फोर्थ, फोर्थ वाली आपकी सेकेंड लाइन है। तो 1/λ इज इक्वल टू आर, हाइड्रोजन के लिए जेड कितना हो जाएगा 1, 1/n² 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस 1/4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो 1/λ इज इक्वल टू आर, और ये पूरा कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा 12/64। ठीक, तो लैम्बडा इज इक्वल टू कितना होगा, तो 60/12 इंटू आर। 64 का मतलब होगा, ओके, 16 4 जा, ओके, और नीचे कितना आएगा 3 4 जा 12 इंटू आर। 4 4 कैंसिल हो गया, तो 16/3 इंटू आर। अच्छा, तो 16/3 इंटू आर, ये तो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बस आपको एक ही करेक्ट फाइंड करना था। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ पास्कल सीरीज आर से जितना तो नहीं होगा कभी भी। फर्स्ट लाइन ऑफ द ब्रैकेट सीरीज, भाई देखो ये फंड की है, ओके, ये तो नहीं होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो है बॉम्बे। वेवलेंथ फॉर सेकेंड लाइन बार्मर सीरीज 16/3 इंटू आर। चलो ठीक है, ओके, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। ओके, 48 में क्या बोला है, एक लिखा है SO2 गैस प्लस 1/2 O2, इट गिव्स SO3 गैस Kp इज इक्वल टू Kc RT रेस टू डेल्टा एक्स। ओके, डेल्टा एन जी की जगह एक्स लिखा है। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स, ओके, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो मैं पहले निकाल देता हूँ फटाफट। ओके, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक, चलो, तो यहाँ पर आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, ओके, ये मतलब ये तो डायरेक्ट ही आपको पता चल जाएगा, कैलकुलेट करने की सीधा जरूरी नहीं है। ओके, देखो कैसे डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है SO2, यहाँ पे लिखा है हाफ O2, और यहाँ पे SO3। आपको डेल्टा एन जी तो पता ही होगा, डेल्टा एन जी क्या होता है, एन पी माइनस एन आर।
यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1.5 है, आपका आंसर आ गया -0.5। तो डी इज योर करेक्ट आंसर। लो, सीधा आंसर आ गया, कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो 48 में आपका आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। ओके, तो ये आपको जरा ध्यान रखना है। ओके, चलो इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, ठीक, तो थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। ओके, चलो मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ उसको। चलो 49। ओके, व्हाट विल बी द पीएच एंड एच, जिसको हम लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, रिस्पेक्टिवली फॉर द सॉल्ट बी ए ऑफ 0.1 मोलर कंसंट्रेशन। ओके, मतलब यहाँ पर आपको एक सॉल्ट गिवन है बी ए, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर। ठीक है, और आपको बोला है पीएच फाइंड करो और एच, जिसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, वो फाइंड करो। ओके, एक और चीज़ आपको गिवन है कि ए, वी ऑल नो एसिड के लिए होता है ऑलवेज 10⁻⁻⁶। ओके, के भी आपको गिवन है ऑलवेज बेस के लिए होता है 10⁻⁻⁶। मतलब यहाँ पे दोनों की वैल्यू तो सेम है। ओके, तो चलो सबसे पहले देखो, यहाँ पे दोनों ही एसिड और बेस प्रेजेंट है, तो आप लोग क्या निकाल सकते हो, के एच, जिसका फॉर्मूला है के ए इंटू के बी इंटू के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू। ठीक है, तो के एच कितना हो जाएगा, तो ये होगा 10⁻14 अपॉन के है आपका 10⁻6 और ये भी है 10⁻6। ओके, तो 10⁻14 नीचे हो जाएगा 10⁻12, आपका आंसर आएगा 10⁻2। ठीक है, तो ये हो गया आपका के एच। ओके, 10⁻2 वी ऑल नो, इसलिए अल्फा या तो फिर एच कितना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस √KH। ओके, तो √KH पुट करोगे तो √10⁻²। ओके, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, स्क्वायर तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ओके। अब क्योंकि मुझे फाइंड करना है एच प्लस, तो एच प्लस के लिए क्या था, क्योंकि √KW इंटू के ए अपॉन के बी। ठीक है, चलो 10⁻14, ये कितना हो गया 10⁻6 और ये भी नीचे 10⁻, ये दोनों उड़ जाएगा, तो कितना आएगा 10⁻, सॉरी 14। तो आपका आंसर आएगा 10⁻7। यहाँ पर पी एच कितना हो जाएगा, तो कि -log 10⁻7। ओके, और डायरेक्ट होता है, हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, पी एच कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो पी एच आपका 7 है, मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, और फिर क्या बोला है, परसेंटेज में निकालना है। ओके, तो परसेंटेज में कितना होगा, अल्फा 1 गिवन है, तो परसेंटेज में 1000 से डिवाइड कर लो, 0.01% आंसर हो जाएगा। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट आंसर। ओके, 7 और 0.01%। चलो ठीक, ये आपको जरा ध्यान में रखना। ओके, चलो इसके बाद 50 नंबर का कैलकुलेट करते हैं। ओके, 50 नंबर में कैसे करना है, तो ज़रा ध्यान रखना। ओके, थोड़ी सी जगह बना लूँ, ओके, वापस से उसको थोड़ा रिमूव कर लेता हूँ फटाफट से। ओके, क्वेश्चन समझ लेते हैं, साथ में क्या बोला है, साथ में रिमूव भी करते चलते हैं। बोला है इफ़ द 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ 100 ml ऑफ BaOH ट्वाइस, जो कि इसकी कंसनट्रेशन कितनी है 0.1। ठीक है, तो बोला है जब मिक्स करोगे तो उसकी पीएच क्या होगी। ओके, तो देखो, एक जो कंसंट्रेशन आपको गिवन है वो किस में है, नॉर्मालिटी में, और एक कंसंट्रेशन किस में है, मोलारिटी में। आपको पहले चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा तो यही है कि H2SO4 को चेंज कर लो। ठीक है, चल 0.1 नॉर्मल H2SO4 होता है। ओके, इसको जब मोलारिटी में कन्वर्ट करोगे तो वी ऑल नो नॉर्मालिटी इज इक्वल टू मोलर इंटू, और हाइड्रोजन H2 है तो 2 आ जाएगा। ओके, तो ये 0.1 है बाय 2 इज इक्वल टू m, तो 0.05 मोलर, ये आपका आंसर बन गया। ओके, आंसर मतलब मोलारिटी H2SO4 की। ठीक है, चलो इसकी मोलारिटी मिल गई और इसके कितने ml है, 100 ml। ओके, ये एक बात खत्म। सेकंड बात करते हैं, 0.1 मोलर BaOH ट्वाइस तो है ही। ओके, और वो भी कितना है, 100 ml। चलो दोनों को मिक्स किया जाए, एक एसिड है और एक बेस है। ओके, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। वी ऑल नो M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू M।
चलो ठीक है इतना। ओके, पहली कंसंट्रेशन हम लोग यह वाली H2SO4 के लिए ले लेते हैं। ओके, और ये वाली किसके लिए लेते हैं, BaOH ट्वाइस के लिए। ठीक है, चलो तो M1 कितना है, मैं यहाँ से H2SO4 के लिए लूँ तो 0.05 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, माइनस M2 कितना हो जाएगा, तो वो है 0.1 इंटू V2 कितना है 100 डिवाइडेड बाय 100 कितना होगा 200 इज इक्वल टू 0.05 इंटू 100 कितना हो जाएगा 5 माइनस ये कितना हो जाएगा 10 और डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू M। वी ऑल नो यहाँ पर जो है वो बेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको जो भी यहाँ पर मिलेंगे वो आपको OH माइनस आयन मिलेंगे। ठीक है, तो 5/200 इज इक्वल टू M, और वो आपका आंसर बनेगा 0.025 OH माइनस आयन, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिला है, बेस मिला है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ओके, चलो इसके बाद आपको मिलेगा POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस आयन। ओके, और इसकी आप POH फाइंड कर लो, तो माइनस लॉग, ओके, 25 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, आपका आंसर टोटल कितना बनेगा 3 माइनस लॉग 25 कितना होता है 1.40, आपका आंसर आ जाएगा 1.6। ये आपको POH मिला। आपको तो क्या फाइंड करना है, pH। ओके, तो वी ऑल नो pH के लिए क्या करोगे, तो 14 माइनस 1.6, आपका आंसर अराउंड 12 पॉइंट के समथिंग आ जाएगा। ओके, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो समझ रहे हो, तो 12.7 समथिंग आपका आंसर होगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर। समझ गए, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। ओके, चलो 51 में क्या बोला है, 51 में बोला है 100 ml ऑफ 0.1 मोलर FCH2COOH इज मिक्स्ड विथ 100 ml 0.05 मोलर BaOH। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस है, देन pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी। और देखो, जब भी कोई एसिड का Ka गिवन हो, इसका मतलब क्या है कि वो एक वीक एसिड है। ओके, और बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो जब भी Ka गिवन हो तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, सर M1V1 माइनस M2V2 करें, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको Ka गिवन है। अभी जो हमने कैलकुलेट किया था एग्जांपल वो 50 वाला, उसमें देखो कोई Ka की वैल्यू यहाँ पर नहीं थी, इसलिए हमने M1V1 माइनस M2V2 वाला फॉर्मूला यूज किया। बट अगर 51 की बात करें तो 51 में क्या है, तो Ka की वैल्यू गिवन है, इसलिए आपको पहले बफर सॉल्यूशन की तरफ सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो फिर ओके, सबसे पहले तो ये चेक करो कि कौन सा सॉल्ट बन रहा है। ओके, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। एक है आपके पास एसिड FCH2COOH प्लस, ये है आपके पास BOH, यह एक बेस है। ओके, तो ये H प्लस होगा, BOH माइनस होगा। ओके, तो ये तो H2 बना के बाहर चला जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, तो FCH2COO माइनस B प्लस, ये आपका एक सॉल्ट है। ओके, चलो यहाँ पर क्या पुट करोगे, तो इनिशियल मोल पुट करोगे। ठीक है, तो 0.1 इंटू 100 कितना हो जाएगा 10। ओके, सब के सब एक एक मोल है। ओके, तो ये तो कोई झंझट है नहीं। BaOH ट्वाइस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, सॉरी BOH बेस। तो इनिशियल है T इज इक्वल टू 0 टाइम पे, ये कितना बनेगा, T इज इक्वल टू T टाइम पे। ये हमको बेस नहीं रखना है सॉल्यूशन में, तो बेस पूरा खत्म हो गया, तो एक के हिसाब से एक जाता है, 10 के हिसाब से 5 जाएगा, तो 5 के हिसाब से यहाँ पे भी कितना जाएगा 5 ही जाएगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा 5। तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5, ये 0, और ये टोटल कितना आ गया 5। अब देखो दोनों की कंसंट्रेशन कैसी है, सेम है। ओके, ये भी अब मोलारिटी फाइंड करनी, डिवाइडेड बाय 100, सॉरी 200, क्योंकि मिक्स कर रहे हो, ये भी 200, बट वैसे उड़ जाएगा। तो वीक बे एसिड है, इसलिए फॉर्मूला pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। चलो ठीक है, pH इज इक्वल टू pKa, तो Ka जो है उसका क्या निकालना पड़ेगा, के pK, तो माइनस लॉग 3 इंटू 10⁻⁻5, और प्लस ये तो ज़ीरो हो जाएगा टोटल। ओके, तो pH कितना आएगा, तो माइनस प्लस 5 आगे आएगा, और लॉग 3 कितना होता है 0.4771। ओके, तो आपका ओरिजिनल आंसर कितना बनेगा, ओके 4 पॉइंट समथिंग बनेगा। ठीक है,
तो 4.52 के आसपास आ जाए। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा बी, 4.52। समझ गए? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ओके, सीधा एग्जाम्पल है, बस थोड़ी सी सिंपल सिंपल कैलकुलेशन थी, और वो भी कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। ओके, समझ में आ जाता है आराम से। ठीक, चलो इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। ठीक है, चलो 52 में क्या बोला है? द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम एटम्स जो होते हैं उसको हम लोग मोल ही बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 0.3 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सिलिक एसिड। क्या ऑक्सिलिक एसिड में कितने मोल है ऑक्सीजन के? ओके, तो देखो पूरे ऑक्सिलिक एसिड की आपको गिवन है। क्या, मैं ये रिमूव कर रहा हूँ थोड़ा। आई होप आपने लिख लिया होगा ये भी, थोड़ी जगह बना ही लेता हूँ बाकी दूसरे क्वेश्चन भी आ जाए। ओके, चल देखो, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 0.3 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सिलिक एसिड। अब मुझे बताओ 0.3 ग्राम मोल जो कि किसके हैं? ऑक्सिलिक एसिड के। ओके, ऑक्सिलिक एसिड कौन सा है जो आपको यहाँ पे गिवन है? ओके, सी डबल ओ एच इंटू 2H2। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने जरा चेक कर लो। दो यहाँ पर, दो यहाँ पर और दो यहाँ पर, टोटल कितने हैं? 6 है। तो जो आपको ये टोटल मोल है ना वो ऑक्सिलिक एसिड के हैं, वही मोल कार्बन के भी है, वही मोल ऑक्सीजन के भी है, वही मोल हाइड्रोजन के भी है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 6। तो 6 इंटू 0.3, आपका आंसर आ गया 1.8। लो, ठीक है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वो कौन सा बनेगा? 1.8 बनेगा। तो आपका करेक्ट आंसर है बी, बॉम्बे, 1.8। तो सिंपल था, क्योंकि जब आपको ग्राम मोल गिवन है तो वो सबके है, कार्बन के भी है, ऑक्सीजन के भी है, हाइड्रोजन के भी है। तो आपको पर्टिकुलर क्या पूछा था? तो पूछा था सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना है टोटल? 6, तो 6 इंटू 0.3, 1.8। समझ गए? ये आपको थोड़ा कैलकुलेशन था जो कि ध्यान में रखना है। ठीक, चलो इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं 53 वाला। ओके, 53 में क्या बोला है? एक रिएक्शन है N2 3F2 2NF3। ओके, N2 है प्लस 3F2, हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन यूज किया, बस 2NF3। ओके, बोला है 5.6 लीटर N2 एट NTP रिएक्ट विथ 19 ग्राम ऑफ F2, मैक्सिमम मास ऑफ NF3 ऑब्टेन्ड इज। अब देखो, मैक्सिमम पूछे या मिनिमम पूछे, जो लिमिट में होगा वही बनाएगा, तो वही मैक्सिमम होगा, वही मिनिमम। समझ रहे हो? तो आपको पहले ये चेक करना है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले इसका मोलिकुलर मास कितना होता है? 28। बट ये तो लीटर में गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कितना लिख लेंगे? कितना लिखेंगे एक मोल के हिसाब से? N2 तो लिखेंगे 22.4 लीटर। जब ये 22.4 लीटर होगा तब ये फ्लोरीन कितना हो जाएगा? फ्लोरीन का मास तो कितना होता है? फ्लोरीन का F2 का चेक करना है ना, फ्लोरीन का एक फ्लोरीन का होता है 9, 9 टू ज़ा 18 इंटू 19, 19। ओके, 19 इंटू 2, ओके 38, और उसको वापस से मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। ओके, 8 3 ज़ा 24, 2 और 3 3 ज़ा 9, 10 11, 114 होगा। ठीक है, तो ये आ गया 114 ग्राम। और ये टोटल कितना बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे ग्राम गिवन है ना F2 के, इसलिए मैंने ग्राम लिया है। ठीक है, मोलिकुलर मास। और 3F2 2F3, ये कितना हो जाएगा टोटल? जरा चेक कर ले साइड में। फ्लोरीन 3 2 जा 6, तो 19 इन 6 कितने होगा ना? फ्लोरीन 19 है, 3 2 जा 6 है, और 9 6 जा 54। 4 और 5, 6 1 जा 6 और 5 कितना होगा? 11। ओके, इतना ही आ रहा है। और नाइट्रोजन का एक का 14, 14 टू 28, 28 8 4 12, 1 2 3 1। ओके, 142 होगा। चलो क्लियर है? अब चेक कर लो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, तो पहली बार ये रेशियो लो, 22.4 लीटर है N2, तब ये कितना होगा? 114 ग्राम होगा। अगर मेरे पास 5.6 लीटर हो तब ये कितना हो? एक ये रेशियो ले लो,
दूसरा कौन सा लोगे, अगर 22.4 लीटर N2 है तब 114 ग्राम क्या है F2। अगर मेरे पास ये 19 ग्राम हो तब ये कितना मिलेगा। ठीक है, जो कम होगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, जब आप ये 19 ग्राम से करोगे 19 इंटू 2 4 अपॉन 114, ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका जो आंसर बनेगा वो होगा 3.7 के समथिंग लीटर। और यहाँ पर अगर आप लोग मल्टीप्लाई करो 5.6 इंटू 114 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, ओके, 5.6 ये हो जाएगा और ये आपका टोटल आंसर आएगा। मतलब ये तो कम ही आ रहा है। ओके, 22.4 के लिए 114 चाहिए, तो 5.6 के लिए कितना चाहिए, देखो यहाँ से पता चल गया, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में मेरे पास नाइट्रोजन है कितना 5.6 लीटर, बट 19 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड है 3.7, तो इतना तो यूज़ हो जाएगा, बाकी तो पड़ा रहेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन आपके पास ज़्यादा है, तो आपका एल कौन हो गया F2। F2 इज एल कौन है F2, तो बस वही आपको प्रोडक्ट देगा, डायरेक्ट लिख लो 114 ग्राम F2 है तब ये कितना देगा 142। ठीक है, 19 ग्राम है तब ये कितना देगा, सिंपल 142 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, ये करो, आपका सीधा आंसर बनेगा ओके 2 टू 3.6। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर। ओके, तो सी इज योर करेक्ट आंसर, 23.66 ग्राम बनेगा, चेक कर लो। ठीक है, ओके चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लो, अभी 54 में जाना है। ओके, चलो मैं थोड़ी सी जगह बना लूँ। ठीक, आई होप आप लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया होगा साथ साथ में, पूरा कैलकुलेशन करना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, अगर अभी से समझे हुए होगे तो फिर ना कैलकुलेशन अच्छे से एग्जाम में भी कर पाओगे, नेक्स्ट टाइम अगर कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखो, हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ इथेनॉल। ओके, तो इथेनॉल की कंबस्टन रिएक्शन लिखो, C2H5OH प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करो, क्या बनेगा CO2 2CO2 प्लस H2। ठीक है, पहले चेक करो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, 5 और एक 6, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि लिक्विड बनेगा, ये गैसियस बनेगा, ये भी आपका गैसियस है और ये लिक्विड है, जरा ये ध्यान में रखना, यहाँ पे मेंशन भी किया है लिक्विड है। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, 4 है यहाँ पर और 3 कितना हो गया 7 हो गया, यहाँ पर एक है तो 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो डेल्टा Ng जरा कितना आ रहा है चेक करो, तो Np माइनस एन आर, तो यहाँ पर कितना है 2 माइनस यहाँ पे कितना है 3, तो आपका आंसर आ गया -1। अब देखो, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर फाउंड टू बी -Q जूल, तो कांस्टेंट प्रेशर पे कितनी हीट को फाउंड कर रहे हैं -Q जूल, मतलब डेल्टा H इज इक्वल टू कितना है -Q जूल है। ठीक है, हेंस द हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ इथेनॉल एट द सेम टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हमको पता है अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा ई बोलते हैं। ओके, क्यू वी भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, तो क्यू पी आपको कितना गिवन है -Q, क्यू वी आपको फाइंड करना है। ओके, डेल्टा एन जो कि कितना आया -1, आर तो वैसा का वैसा, और टेम्परेचर आपको गिवन है 298। ठीक है, तो -Q इज इक्वल टू क्यू वी माइनस 298 इंटू आर। ठीक, ये माइनस इधर जाएगा तो -Q प्लस 298 आर इज इक्वल टू क्यू वी। ठीक है, आपका आंसर क्या बन जाएगा 298 आर माइनस। क्लियर है, तो ये आपको जरा ध्यान में रखना है। ओके, तो ऐसा कौन सा आंसर दिखाई दे रहा है आपको, ए वाला। ठीक है, ए इज योर करेक्ट आंसर बनेगा। चलो कंप्लीट, ये जरा आपको ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ से। ओके, चलो इसके बाद आगे चलते हैं 55 के अंदर। ठीक, चलो 55 में कैसे कैलकुलेट करना है, देखो क्या क्या बोला हुआ है और कैसे कैलकुलेशन करनी है। ओके, चलो थोड़ी सी जगह बना लो, थोड़ा ऊपर खींच लेता हूँ उसको। तो यहाँ पे जगह मिल जाएगी।
देखो बोला है द एंट्रोपी चेंज इन द कन्वर्जेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज, ये जरा रीड करना है, एंट्रोपी चेंज है ना। तो एंट्रोपी चेंज क्या होता है, डेल्टा एस डेल्टा एच बाय टी होता है, ये ऑल। 1 mole of liquid water at 373 Kelvin to vapor at the same temperature is, ये तो एंट्रोपी चेंज ही फाइंड करना है। तो देखो H2O लिक्विड में से H2O गैसियस की ओर जा रहा है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ठीक है। चलो तो पहले तो चेक करो डेल्टा एच आपको कितना मिलेगा। ओके, तो डेल्टा एच, तो देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर की लेटेंट हीट कितनी है, ओके, तो वो है डेल्टा एच 2.257 किलोग्राम में, इसकी जगह 100,000 लिख लूँ, ओके, और ग्राम में है। ओके, तो मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 18 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या ऊपर मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये आपको रखना है पूरा, ओके, ये आपका डेल्टा एच। अब डेल्टा एस इज इक्वल टू, तो डेल्टा एच बाय टी, ये पूरी वैल्यू लिख लो, 2.257 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 18 अपॉन टेम्परेचर कितना है यहाँ पर 370, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ से कैलकुलेशन करोगे पूरा 1000 मल्टीप्लाई करके, आपका आंसर बनेगा ये वाला 108.9 जूल केल्विन, ठीक है। अगर आप 1000 नहीं लिखोगे तो आपका आंसर आएगा 0.1089 समथिंग, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लोगे तो ये आंसर बनेगा, क्योंकि किलो जूल में गिवन है, ठीक है। तो ये जरा आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा होगा, 108.9 जूल केल्विन इनवर्स, ठीक है। चलो अभी ऊपर वाला तो लिख लिया होगा आप लोगों ने, है ना? तो मैं ज़रा रिमूव कर दूँ और बाकी के एग्जाम्पल कंटिन्यू कर, ओके। चलो इसके बाद जो एग्जाम्पल है वो तो देखो एकदम इजी है ना, चेक करने के लिए बोला है कि क्या होगा। देखो एक रिएक्शन है N2 प्लस ट्वाइस H2, इट गिव्स ट्वाइस NH3, यहाँ पर ध्यान रखना ये NH3 है, चेंज ऑफ एंथैल्पी is delta H, change of internal energy delta U, which of the following relation is correct। देखो इसके लिए आपको डेल्टा Ng फाइंड करना है, ओके। तो ये भी गैसियस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये कितना हो गया 2 -3 और ये 1 कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू -2, रेडी। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT, ठीक है। डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा E भी लिखते हैं हम लोग, ध्यान रखें। चलो डेल्टा ई ये कितना है -2RT, डेल्टा एन जी कितना है -2RT, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा। तो डेल्टा एच तो हो गया बहुत कम, किससे, डेल्टा ई से, ठीक है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, तो कि डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू, कि डेल्टा ई को ही क्या बोलते हैं, डेल्टा यू बोलते हैं। तो 56 में जो आपका आंसर बनेगा वो कौन सा है, डेल्टा एच, ओके, और लेस देन डेल्टा, चलो समझ गए। तो ये ज़रा आपको ध्यान में रखना है थोड़ा थोड़ा, ओके, हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक। चलो यहाँ पे थोड़ा हो गया फिजिकल का पार्ट ख़त्म, इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं ऑर्गेनिक में, ठीक है, जो कि बहुत ही इजी पार्ट था, ठीक है आपके लिए, अब होगा, था मेरे लिए, आप अभी तो है, ठीक है। चलो थोड़ी सी जगह बना लो, ठीक, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुँचे हैं 57 में, ओके। चलो जरा ये पेन ट्राई करें कैसा लिख रहा है, नहीं नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा नहीं है, ठीक है। ये वाला भी नहीं, ये वाला भी अच्छा नहीं है, चलो जो है वही अच्छा है। 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाई, सॉरी विसिनल डाइहैलाइड। अब देखो विसिनल डाइहैलाइड जो है, विसिनल डाइहैलाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि बोथ हेलोजन, हेलोजन प्रेजेंट, प्रेजेंट एट सेम एडजेसेंट कार्बन, मतलब दो पास पास सेम ना लिखे तो भी चलेगा, जो पास पास कार्बन है उसके ऊपर दो हेलोजन प्रेजेंट, ठीक है। तो मतलब देखो पहले बोला डाइक्लोरो मीथेन, अब मीथेन में तो एक ही जगह होगा, ये तो आपका आंसर बनेगा नहीं।
1,2 डाइक्लोरोइथेन, हाँ ये जरा दिखाई दे रहा है ना। तो CH3 हो जाए, सॉरी CH2 हो जाएगा, यहाँ पर भी CH2, एक Br इधर होगा, एक Br इधर होगा। तो सेम पास पास कार्बन पे क्या है, दो दो एक एक Br है। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इथाइलिडिन में क्या होता है, वो तो जेमिनल हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, एलाइलिक क्लोराइड, तो ये भी नहीं होगा। आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा वो है B, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ठीक है, तो ये जरा आपको ध्यान में रखना है। ओके, 1,2 डाइक्लोरो। ओके, चलो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 58 में। पूछा है असर्शन, हाइब्रिडाइजेशन इन्फ्लुएंसेस द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी स्ट्रेंथ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हाइब्रिडाइजेशन से हमको बॉन्ड लेंथ के और बॉन्ड ऑर्डर के, बॉन्ड एंथैल्पी सब कुछ पता चलता है। रीजन क्या बोला है, द sp hybrid orbital contain s character, more s character, hence it is closer to the nucleus and forms shorter and the stronger bond than the sp3 hybrid orbital। मतलब यही बोला है कि sp में जो है वो s कैरेक्टर ज़्यादा है, मोर है। ठीक है, एज कंपेयर टू sp3। ओके, और वही उसका मतलब रीज़न बता रहा है कि s कैरेक्टर मतलब ज़्यादा होगा तो वो बहुत ही नियर होगा न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से पास होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी है ना, बॉन्ड एंथैल्पी या लेंथ सब कुछ क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो मतलब बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड एंथैल्पी इसके लिए ज़्यादा, मतलब एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो वो हाइब्रिडाइजेशन बता रहा है। ठीक है, वो कैसे पता चला हमको, एस कैरेक्टर है ना, sp3। तो बस इतना याद रखो, अगर एस कैरेक्टर ज़्यादा है के, तो वो न्यूक्लियस के पास होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। वो हमने कहाँ से पढ़ा है, हाइब्रिडाइजेशन से। और ये रीज़न भी क्या बता रहा है कि sp हाइब्रिडाइज, वो भी वही बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोथ करेक्ट है। तो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा ए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ओके, चलो इसके बाद चलते हैं 59 में। ये 59 में क्या बोला है, विच आयुपेक सीक्वेंस पेयर फर्स्ट, ये पेन चेंज कर लो। पेयर फर्स्ट हैव करेक्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट नेम। पहले आपको फर्स्ट करेक्ट फाइंड करना है और सेकंड कौन सा फाइंड करना है, इनकरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 डायमिथाइल पेंटेन है और दूसरा है 2 डायमिथाइल, 2 डाई, ऐसा तो कोई होता ही नहीं है ना, 2 डाई मिथाइल पेंटेन है ना। तो मतलब 1 2 3 4 5। ओके, पहले था वो बराबर ही था, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 2 डाई मिथाइल, 2 पे CH3 मतलब 2 डाई मिथाइल होता है, 2 डाई मिथाइल ऐसा लिखा जाता है। 2 डाई मिथाइल जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आपका जो ए है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बी वाला देखते हैं। ओके, बी में देखो ब्यूटेन, ब्यूट 4 ऑल, अरे भाई अल्कोहल है, तो वो 4 ऑल कभी नहीं होगा, 1 ऑल होगा, उसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। ओके, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया क्योंकि पहले आपको करेक्ट ही तो फाइंड करना था। ठीक है, चलो सी में देखो 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन, हाँ ये थोड़ा दिखाई दे रहा है अच्छा सा। ओके, 1 2 3 4 5। ठीक, 2 क्लोरो, चलो 2 पे क्लोरो है, 1 2 3 4, 4 पे मिथाइल है। ठीक है, हाँ तो ये तो करेक्ट है। सेकंड देख लो 4 क्लोरो 2 मिथाइल, अच्छा 4 क्लोरो तो होता ही नहीं है। ओके, क्योंकि उसको पहले नाम मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि मिथाइल में एबीसीडी में एम आता है और क्लोरो में क्या आता है, सी आता है, तो सी वाला पहले ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। 2 5 7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, अब देखो ऑक्टेन पे मतलब ऐसा तो कोई ग्रुप है ही नहीं, ट्राई मिथाइल थोड़ी ना हो सकता है, वो एसिड होगा तो होगा, अल्डिहाइड होगा तो होगा, या अल्कोहल होगा तो होगा। आप मिथाइल के लिए ऐसा ट्राई मिथाइल ऐसा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, या यूज़ करना है तो भी 2 5 7। ओके, और इसके बाद वो हमने यहाँ पे लिखा था 2 2 डाई मिथाइल ऐसा,
तो 257 पे मिथाइल ग्रुप, मतलब ऑक्टेन में तो होगा ही नहीं ना, ऑक्टेन में आप चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, रेडी। अब देखो, अगर यहाँ पर है ना, नियरेस्ट कार्बन वाले पे देख लो, एक होता है 257 और दूसरा होता है 247, ठीक है। तो यहाँ पर उसका जो एडिशन होगा वो बढ़ जाएगा, है ना, 5 और 7 12, और ये कितना होगा 14, और ये कितना हो जाएगा 4 5 6 6 12 और 13, तो ये कम है, तो कम वाला पहले आना चाहिए, ठीक है। मतलब नाम नेमिंग करना है तो भी आप लोग ऐसे ही करोगे, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि पहले करेक्ट फाइंड करना था, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, 2 chloro 4 methyl pentane एंड 4 chloro 2 methyl pentane, ठीक है। तो ये जरा थोड़ा है कैलकुलेशन वाला, ओके, तो वो आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा, ओके। चलो, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे 60 नंबर में, ओके। चलो 60 नंबर वाला कैसा एग्जांपल है, मैं उसको थोड़ा रिमूव कर दूँ, ठीक, तो जगह बन जाएगी। चलो फिर, ओके। हम्म, अब ध्यान रखना, मुझे एक सैंपल गिवन है, ओके। ये प्योरिफिकेशन वाला मेथड है, उसी में से एक क्वेश्चन पूछा गया और मेनली उसी के ऊपर ही पूछते हैं हर बार, ओके। तो आपको ध्यान में रखना, एक सैंपल है, ओके, जिसका मास आपको गिवन है और जो कि कितना है 0.50 ग्राम, ठीक है। चल, अब जो कि ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द केजलवर्थ मेथड, द एमोनिया इवॉल्व वाज एब्सॉर्ब 50 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4। देखो, एक आपको गिवन है 50 ml 0.5 मोलर H2SO4, ठीक है। द रेसिडुअल एसिड रिक्वायर्ड 60 ml अब 0.5 मोलर NaOH फॉर न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन के लिए कितना यूज़ कर रहे हो हम लोग, तो यूज़ कर रहे हैं 0.5 मोलर, ओके, और 60 ml है NaOH, ठीक है। तो बोला है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ओके, आपको नाइट्रोजन के परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है। चलो, तो देखो यहाँ पर एक NaOH है और यहाँ पर H2SO4, हम लोग क्या करते हैं, दोनों को किसी एक कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल मोलारिटी उसको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, बाकी इसके बाद क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले मैं बात करूं कि 50 ml 0.5 मोलर H2SO4, चलो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, तो मोलारिटी इंटू कोवैलेंसी, एन फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मलिटी कितनी है, सॉरी यहाँ पर मोलारिटी गिवन है ना, ओके, तो नॉर्मलिटी फाइंड करनी, तो 0.5 इंटू 2 हो जाएगा, सही है ना। ओके, तो 5 हाफ हाफ उड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये तो 1 होगा, तो 1 नॉर्मल आ गया, चलो ठीक है, आ गया। चलो सेकंड चेक करो, हाँ हाँ हाँ, 60 ml 0.5 मोलर NaOH, चला ये भी 0.5 है, कोई बात नहीं, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू m इंटू एन फैक्टर, ठीक है। तो चलो मोलारिटी इसकी कितनी है 0.5 इंटू, इसका फैक्टर तो 1 ही होता है, तो 0.5 नॉर्मल, चलो ठीक है। अब देखो, एक सीधा फॉर्मूला आप लोगों को बता रहा हूँ परसेंटेज ऑफ एन फाइंड करने का, अब सीधा आपको याद ही कर लेना है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, तो देखो, सबसे पहले तो आपके पास एक एसिड है और दूसरा क्या है, बेस है, तो एक तो फॉर्मूला ऐसा यूज़ करोगे ना, N1V1 माइनस N2V2, ओके। फिर आपको नाइट्रोजन के मोलिकुलर मास से मास ऑफ नाइट्रोजन N2, ओके, मतलब एक ही नाइट्रोजन लेना है, N2 नहीं लेना है। नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास कितना होता है 14 होता है, बस वही लेना है, ओके। डिवाइडेड बाय, आपको लिखना है 1000 इंटू मास ऑफ सैंपल, सैंपल का मास इंटू 100%, समझ गए। तो बस सीधा पुट कर लो, पहले लिखता हूँ यहाँ पर H2SO4 की, और यहाँ पर लिखता हूँ NaOH की कंसनट्रेशन, ठीक है। चलो, तो N1V1 आपको कितना मिलेगा, तो ये तो हो गया 1, V1 कितना था मेरे पास 50, सही है, माइनस N2 बेस 0.5, तो ये कितना है 60, ओके।
मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू मास ऑफ सैंपल, सैंपल का मास कितना था 0.5 और इनटू 100%। जब आप उसका पूरा सॉल्यूशन करोगे ना, क्योंकि ये हो जाएगा 50 के 6 5 के 30 00 एक पॉइंट काटना है तो 30 हो जाएगा, और नीचे 1000 इंटू 0.50 इंटू 14 इंटू 100%। मेरे पास जगह नहीं है, बट आप लोग कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आएगा 56% के आसपास। ठीक है, तो ये आपके परसेंटेज हो जाएंगे 56%। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर हो जाएगा डी 56%। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, आपको सीधा एक फॉर्मूला यहाँ से याद रखना है, ये वाला। जब भी ऐसा कोई ये प्रोसेस पूछा जाए तो मेनली नाइट्रोजन की, अब कंसंट्रेशन ही यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, दूसरा तो कुछ चेंज करेंगे नहीं। ओके, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। ओके, चलो मैं उसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, पता चले। ओके, चलो 61 में क्या बोला है। चलो 61 के लिए तो ज़रा चेक करना। 61 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा। ओके, चलो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन है, एक C2H5 है, एक CS3 है और एक CS3 है, मतलब ये तो शो नहीं करेगा। गया आंसर कौन सा ऑप्शन, आंसर कहाँ चला गया। सेकंड चेंज कर चेक करते हैं। C डबल बॉन्ड C है, एक Br है, एक वापस से Br है, ओके, एक H है और H है। ओके, मतलब ये तो शो नहीं करेगा क्योंकि ऐसे होना चाहिए HH, है ना। Br, मतलब ये ट्रांस में थोड़ी ना जाएगा, ये Br बाजू बाजू में ऐसे थोड़ी ना होता है। Br ऐसे होना चाहिए, सामने सामने। HH ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उसका जो परफेक्ट, ये तो हो गया ट्रांस, बस इसका सीस बहुत ही गंदा है, बहुत ही ख़राब है। सीस ऐसा होना चाहिए था, है ना, तभी ये मतलब BR BR HH, ठीक है, तब ये इंटरचेंज हो सकता था। तो मतलब ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा। ओके, चलो सी चेक करते हैं। ओके, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा CS3 है, ओके, एक C6H5 है और एक हाइड्रोजन है। ठीक है, क्या ये शो करेगा इस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो ये शो करेगा, बेंजीन रिंग है, ओके, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ओके, तो ये शो करेगा। ठीक, डी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ओके, CH यहाँ पर तो डबल बॉन्ड बाहर निकल गया है, ये तो शो नहीं करेगा। मतलब आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, सी वाला बनेगा। C6H5CH ट्रिपल डबल बॉन्ड CH आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये सी। ओके, तो जरा ध्यान में। चलो इसके बाद आगे चलते हैं 62 में। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विथ 5 कार्बन चेन फ्रॉम बाय C7H16 आर। ओके, C7H16 के कितने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है। ओके, चलो जरा जगह बना लूँ और फटाफट से उसको ड्रॉ कर लेते हैं। और ये भी देखो, वैसे तो आपको टोटल बहुत सारे मिलेंगे क्योंकि कार्बन 7 है, बट आपको ऐसी चेन फाइंड करनी है जिसमें कितने हो, सिर्फ और सिर्फ 7 कार्बन, मतलब 5 कार्बन चेन वाली आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो ऐसे फाइंड मतलब ढूंढ लो कि जिसमें 5 हो। ठीक है, तो देखो एक 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 ड्रॉ करते हैं। चलो फर्स्ट 1 2 3 4 5, एक हो गया। एक में लगाता हूँ CS3 इधर, एक CS3 इधर, देखो एक हो गया। चलो सेकंड बनाता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, एक बाजू बाजू में ले लेते हैं CS3 ये आपका सेकंड हो गया। चलो 1 2 3 4 5, ओके, एक कहाँ पे लोगे, बीच में CS3 5 मेंबर रिंग वाली चाहिए, मेंबर रिंग नहीं, रिंग तो है ही नहीं इधर यहाँ पे सिर्फ 5 कार्बन चेन चाहिए। ठीक है, चलो 3 हो गए, चौथी ड्रॉ करता हूँ, 1 2 3 4 5, ओके,
एक कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं CH3 CH3, ठीक है। और एक बनेगा आपका इथाइल, 1 2 3 4 5, ओके। और यहाँ से कोई एक जगह से ले लो CH2 CH3, बात खत्म। तो ऐसे आपको टोटल कितने मिले, 3 4 और बस, तो ऐसे 5 ही बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे, ओके। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपके 5 बनेंगे, 5 आपका परफेक्ट आंसर, समझ गए। चलो फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट रेडियाई, किसकी रेडियाई सबसे ज़्यादा है। वी ऑल नो जिसका नेगेटिव पावर सबसे ज़्यादा होगा, 10 - 3 आई। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके, N-3, ठीक है, ओके। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं 64 में। 64 में क्या बोला है, तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कौन सी है देखो फर्स्ट ही दिखाई दे रही है, RX प्लस NaI इट गिव्स Ri प्लस Na, फ्रिंकल स्टेन रिएक्शन, ठीक है। ये है अल्किन के साथ, ये भी नहीं है, ये है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, ये भी है आपकी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, ठीक है। तो बस एक ही रिएक्शन है आपकी, ये वाली RX प्लस NaI इट गिव्स Ri प्लस NaX। समझ गए, जरा आपको ध्यान में रखना था, बस सिंपल था, उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। चलो इसके बाद 65 वाला देखो, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड इज। अब बात करी है बेंजीनोइड की, आपको ऐसा कंपाउंड फाइंड करना है जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, है ना। बाद में एरोमेटिक की बात, तो इसमें भी बेंजीन रिंग नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एकमात्र ऑप्शन सी है जिसमें बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट है और बेंजीनोइड है, और ये एरोमेटिक भी है ठीक है, तो बस सी ऑप्शन बनेगा आपका करेक्ट। बेंजीनोइड का मतलब क्या है, बेंजीन कंटेनिंग कोई भी हो वो आपको लेना है। तो पहले तो आपको ये चेक करना है कौन से बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बस एक अकेले में है यहाँ पर बेंजीन रिंग। बाद में देखो कि क्या वो है, हाँ तो है, 2 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हाँ तो मतलब वो एरोमेटिक है, क्योंकि वो हुकेल रू को फॉलो कर रहा है। चलो इसके बाद चलते हैं आगे के 66 में। चलो 66 में क्या आना है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो Br2 है, यूवी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो वो ऑलवेज फ्री रेडिकल रिएक्शन देगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन, ओके। और फ्री रेडिकल रिएक्शन आपको रिएक्शन तो करवानी है, साथ में स्टेबल स्पीसी भी फाइंड करनी है जो कि मैक्सिमम हो, मेजर हो, ठीक है। तो जब आप इसका रिएक्शन करोगे ना, तो मतलब ये ऐसे ही बनने वाला, ये आपका सिंपल अल्कीन साइक्लोहेक्सीन है, Br2 के साथ रिएक्ट करो, हीट, यूवी लाइट, तो सीधा आपको अल्केन जो है कार्बन डबल बॉन्ड के सिवा, वहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके ब्रोमीन जो है वो अटैच हो जाए, ठीक है। दूर नहीं जाएगा, आपका ये भी एलाइलिक बनेगा, स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है बी होगा, ठीक है। तो ये आपको जरा ध्यान में रखना, बी इज योर करेक्ट आंसर, समझ गए, ये जरा ध्यान में रखना। चलो इसके बाद आगे चलते हैं 67 की ओर, ओके। 67 में क्या बोला है जरा चेक करो, अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रीफर टू अंडरगो, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन सा होगा, ओके। तो वही आपको चेक करना है, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमको पता है वो SN2 रिएक्शन देगा, सबको पता है, ओके। आई होप सबने राइट भी किया होगा, ओके, क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट होती है, ठीक है। और उसका ऑर्डर भी शायद आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो वापस से लिख लेता हूँ, ओके। यहाँ पर होगा CH3X में सबसे ज़्यादा, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये किसके लिए है, SN2। अगर इसका उल्टा हो जाए, 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री 1 डिग्री और CH3X, तो वो हो जाएगा SN। बस SN2 आपका परफेक्ट आंसर है, चलो इसके बाद बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन किसका है। पहले तो ये चेक करो कि आंसर पे नहीं जाना है, आपको पहले वो चेक करना है कि किस में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ओके। NH3 को वी ऑल नो हमको पता है
4 होता है, एक लॉन पेयर होता है 3 और एक 4, sp3 होता है, वी ऑल नो, मतलब ये तो आंसर नहीं है। PCl3 में देख लो 3 है, एक लॉन पेयर भी बचेगा, ओके, इसमें भी sp3 है। BF3 वी ऑल नो sp2 है, तो बाकी बचा एक जो कि आपका आंसर है। ठीक है, तो ए इज योर करेक्ट आंसर। लो, मतलब कई बार आपको ऐसे ऑप्शन ढूंढने होते हैं कि जिसमें sp3 नहीं है, तो भी आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाए। ऐसा नहीं है कि चलो किसमें sp3 है इसमें फाइंड करो, नहीं। आपको जो याद है पहले लिख लो कि हाँ चलो NH3 है तो उसमें sp3 होता है, हमने बहुत बार कैलकुलेट किया है, तो पहले वो लिख लिया, मतलब वो तो आंसर नहीं है। PCl3 तो वही लिख लिया, BF3 वही वाला लिख लिया, तो बस बाकी बचा वो आपका आंसर, सिंपल। ठीक है, चलो, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, सिंपल है। इसके बाद चलते हैं 69 में। 69 में बोला है कि कोई कंपाउंड है बी, ओके, जिसका आप लोग Hg2+ और H+ की प्रेजेंस में रिएक्ट करोगे तो ए मिलेगा, और किसका, है ना, हम लोग जब रिएक्शन करोगे तो आपको ए प्रोडक्ट वापस से मिलेगी। देखो यहाँ पर ध्यान रखो, पहले हम लोग जो रिएक्शन गिवन है ना वही बना देते हैं। CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, CH CH3। सबसे पहले करना है O3 ओजोनोलिसिस ZnH2O की प्रेजेंस में, हमको पता है शॉर्टकट, ओके, डबल बॉन्ड बना दिया, CH3 CHO, ये बन गया 2 मोल्स, ये ए वाला बन गया आपको। अब ऐसा कौन सा है यहाँ पर से चार में से जो कि Hg2+ और H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन करने पे आपको ए देगा, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन है वो टोटोमेरिज्म, शायद आपको पता हो। तो देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जरा बी ऑप्शन जरा चेक करो, बी ऑप्शन जरा चेक करो, आपको थोड़ा समझ में आएगा। बी ऑप्शन क्या बोला है, बी ऑप्शन में जब CH ट्रिपल बॉन्ड CH है उसकी रिएक्शन Hg2+ और H+ की प्रेजेंस में करते हो, तब H+ और OH- है ना, वाटर के मोलिक्यूल ही अटैच होते हैं, ठीक है। तो एक CH2 है, इसको इसको हम लोग बना दो माइनस, इसको बना दो प्लस, ठीक है। तो CH यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड, बॉन्ड टूट के सॉरी इधर आएगा, और ये बन जाएगा CHOH, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्टिंग होगा और हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो क्या बन गया CH3CHO। तो वही तो चाहिए था भाई, ऊपर वाला भी, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में है ऑलरेडी, ठीक है, और 12th की एनसीईआरटी में भी है, जरा अच्छे से देख लेना। चलो, इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या है, बोला है विच अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय SN2 रिएक्शन। अच्छा, SN2 रिएक्शन, ओहो, इसमें तो क्या देखते थे, 1 डिग्री, चलो देखते हैं। ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो डबल है, चलो ये भी नहीं है, ओके, ये थोड़ा 1 डिग्री दिखाई दे रहा है, ओके। हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये भी, बट यहाँ पे दो दो CH3 ग्रुप है, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, और ये थोड़ा देखो डिस्टेंस थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, ओके। तो सबसे ज़्यादा कौन रैपिडली रिएक्शन करेगा, ए वाला, बहुत ही अच्छा रिएजेंट है ना, जो कि परफेक्ट रिएक्शन देगा, फास्ट रैपिडली देगा, समझ गए। ये भी देगा, ये भी देगा, बट इन दोनों से सबसे ज़्यादा ए वाला देगा। क्यों देगा वो आप समझ गए, क्योंकि सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप बहुत दूर है, यहाँ पर पास पास है, तो हिंड्रेंस जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, इसीलिए ए वाला आपका परफेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 71 में। चलो, 71 में पूछा है गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट CCl4 CHCl3 CH4, ओके। तो देखो डायपोल मोमेंट किसकी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, तो क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन में है एक CH4 है, CH4 में तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर आएगा इधर आएगा अंदर आएगा अंदर की तरफ, CCl4 है, Cl बाहर 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 बाहर, दोनों जगह सेम हो जाएगा। अच्छा, मतलब यहाँ पर CH4 और CCl4 की तो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ये तो बाकी बचा कौन, CHCl3 सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, CHCl3 CCl4 CH4, ओके। तो CH4 और CCl4 की तो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है, और CHCl3 की इन दोनों से ज़्यादा है, ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है 71 में।
चलो इसके बाद 72 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी सबसे ज़्यादा है? ओके तो ये एक्सेप्शन केस है, क्लोरीन की ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा क्लोरीन है ना, सबको याद है, सबको पता है, ठीक है, ये क्लोरीन है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ओके नोट कर लो, ठीक है। चलो 73 कोवेलेंट molecule AB3 having trigonal pyramidal structure, what is the lone pair and bond pair number of respectively? अच्छा कोवेलेंट के ए के साथ एक बी है, बी है, बी है, ठीक है, और एक बेचारा लॉन पेयर होगा, ठीक है। तो लॉन पेयर तो एक ही है, बॉन्ड पेयर कितने हैं? एक दो तीन, आपका आंसर बन जाएगा 1 और 3, ठीक है। तो 1 और 3 आपका करेक्ट आंसर होगा, होगा, ठीक है। चलो इसके बाद आगे चलते हैं 74, ठीक। चलो थोड़ी सी मैं जगह बना लूँ, सर बना लो, कहाँ जाओगे, वैसे भी लिख नहीं पाओगे है ना, जगह तो बनानी पड़ेगी, चलो बना देते हैं। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 74, इस क्वेश्चन नंबर 74 में क्या बोला है? बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ऑर्गेनिक गिव रेसमिक मिक्सचर, सॉरी रेसमिक मिक्सचर ऑन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूटेड बाय OH माइनस आयन। रेसमिक मिक्सचर कौन देगा? ठीक है, देखो तो रेसमिक मिक्सचर मेनली आपको जो SN1 रिएक्शन होती है तो उसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है, मिरर इफेक्ट वाला भी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन अगर चेक करें तो कार्बन के साथ है ना CH3 है, C2H5, मतलब ये भी थोड़ा थोड़ा देगा, CH3 है, CH3 है और C2H5 है, मतलब ये भी थोड़ा थोड़ा देगा, ठीक है। ये CH2 है 1 डिग्री है, मतलब ये थोड़ा नहीं देगा। तो आपका आंसर ए और बी वाला समथिंग होना चाहिए, बट बी में कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो ओके ए बी और सी, तो मतलब आपका ऑप्शन कौन सा है? ए, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला होगा। बस यही चेक करना था कि कौन सा रिएक्शन देगा। ओ एच सब्सटीट्यूटेड कौन कर सकता है? ओके तो फर्स्ट वाला भी कर सकता है, ये वाला भी थोड़ा थोड़ा करेगा, बट ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में सिर्फ अकेला ए है। आपका आंसर भी कौन सा होगा? ए, ठीक है। तो ये बस इतना ही आपको याद रखना था। चलो इसके बाद आगे चलते हैं 75 में। 75 में क्या बोला है? कंसिडर द फॉलोइंग एडक्ट फॉर्मेशन रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। चलो करते हैं आइडेंटिफाई। सबसे पहले बोला है NH3 है, चलो NH3, इसकी रिएक्शन करनी है BF3 के साथ, ठीक है, और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है एफ सॉरी H यहाँ से रिएक्शन पास होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए ऐसा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है F, ठीक है। चलो सबसे पहले बॉन्ड एंगल ऑफ H बॉन्ड इंक्रीजेस, H बॉन्ड जो है वो क्या इंक्रीज होगा? चलो देखते हैं। बॉन्ड एंगल FBF क्या डिक्रीज होगा? तो ये भी चेक करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट B इज चेंज टू sp2 टू sp3, हाँ ये तो दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ पे कितना था sp2, अब ये कितना हो गया sp3, मतलब ये तो आपका करेक्ट है ना। और आपको क्या फाइंड करना था? करेक्ट स्टेटमेंट। चलो ऊपर के जो दो है वो भी चेक कर लेते हैं। बॉन्ड एंगल ऑफ H बॉन्ड इंक्रीजेस, मतलब देखो पहले लॉन पेयर जो था जिसके कारण थोड़ा डिक्रीज हो रहा था, अब लॉन पेयर जो है वो डोनेट कर दिया, तो बॉन्ड थोड़े फ्री हो गए, तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा, तो ये भी करेक्ट है। बॉन्ड एंगल FBF बॉन्ड डिक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आए हैं, इलेक्ट्रॉन आएगा तो थोड़ा बॉन्ड डिक्रीज होगा, तो ये भी करेक्ट है। मतलब आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या है? ऑल ऑफ दिस। लो पहले सारे ऑप्शन रीड करो, बाद में एक ऑप्शन ऐसा पकड़ो जहाँ से आपको आंसर दिखाई दे, समझ गए? ठीक है, तो बस आपका जो आंसर बनेगा वो है डी, ऑल ऑफ दिस, पूरा का पूरा राइट है, ठीक है। चलो 76, 76 में क्या बोला है आपको, क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो इसका मैं थोड़ी सी जगह बना लूँ फटाफट से। क्वेश्चन में क्या बोला है? स्टेटमेंट 1,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड गिव्स मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर्स। वी ऑल नो जो भी इनेंशियोमर्स है वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात उसकी स्टेटमेंट वन तो उसका करेक्ट है, ठीक है, कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑन ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड गिव्स मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर्स, हाँ बराबर है। स्टेटमेंट टू, द रिएक्शन फॉलोज SN1 मैकेनिज्म, क्या वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? देखो, हाँ, कैसे करेगा वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं लिख लूँ CH3, CH3 ओके, आपने OH के साथ रिएक्ट करवाया तो CH3 चलो ये तो हो रहा है, ओके। ये इसका इनेंशियोमर्स भी इसके जैसा ही होगा, ओके, और वो SN1 रिएक्शन को फॉलो भी कर रहा है, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव भी है क्योंकि इनेंशियोमर्स है, बट कैसा है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, इम्पोजिबल। अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो वो कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना था बस, ठीक। तो बस आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा, और वो SN1 को फॉलो भी कर रहा है, मतलब ए, स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, टू वो जो कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, समझ गए। तो बस ये आपको ध्यान में रखना था थोड़ा, ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो, ओके। चलो, इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं 77 में, ओके। 77 में क्या बोला है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर चेक करना है 77 में। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। चलो, पहले गिवन है O2, फिर है O2 माइनस, सॉरी O2 माइनस पहले है, फिर O2 माइनस है, फिर O2 है, ये ऐसा है, ऐसा है, ओके। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16, 16 के लिए कितना होता है 2, O2 माइनस 17 होता है 1.5, और ये कितना होता है 1। भाई साहब ये तो बढ़ना चाहिए, तो डिक्रीज हो गया, मतलब पहले ऑप्शन तो गया गलत, है ना। देवसेना वाला डायलॉग था ना, गलत है देवसेना, गलत है। चलो, सेकंड हम लोग देखते हैं N2 प्लस, N2 और N2 माइनस। चलो, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 14 के लिए बॉन्ड कितना होता है 3, अरे बाबा, N2 प्लस, ओके, तो 14 मतलब 2 होगा, सॉरी 14, 14 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया 13, 13 के लिए कितना होगा 2.5, तो ये भी गलत हो गया, 2.5 थोड़ी ना 3 से ज़्यादा होता है, गलत, ये थी गलत, ठीक है। वापस से देवसेना ने गलत किया। चलो, सी वाला चेक करते हैं, C2, इसके बाद C2 माइनस, इसके बाद है C2, इसके बाद C2 प्लस। C2 में कितना होता है इलेक्ट्रॉन 12, और 12 के लिए कितना होता है 2, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर। C2 प्लस तो ये 11 हो गया, और 11 के लिए कितना होता है 1.5, और C2 माइनस 13 हो गया, इसके लिए 2.5। अरे वाह, ये तो राइट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2.5, 2 और 1.5 जो कि करेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको वही करेक्ट ही फाइंड करना था, बस आपका सी इज़ योर करेक्ट आंसर, बाकी तो कुछ चेक करना ही नहीं है, ठीक है। सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? यहाँ पर देवसेना जीत गई, करेक्ट आंसर मिल गया। तो देवसेना कौन है ये मुझे नहीं पता, चेक कर लेना, ओके। चलो चलते हैं 78। बोला है सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी का इनकरेक्ट ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक है। चलो करते हैं ऑर्डर फाइंड, ये निकाल दूं, ये तो पता चल गया आप लोगों को, ओके, ओके। पहले बोला है Mg और Al, ओके। Mg में कितना होता है, ओके, 3s2 कंप्लीट है, एल्यूमिनियम में 3p1, मतलब Mg की ज़्यादा होगी, ये तो करेक्ट है। P और S में देख लो, ओके, तो P में कितना होता है 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 3s2 3p और 3 होगा, और ये कितना होगा 3p4, तो हाफ फील्ड है इसकी ज़्यादा है, चलो ये भी करेक्ट है, ठीक है। N और O में देख लो तो ऑक्सीजन की हाफ फील्ड है, मतलब ये तो करेक्ट ही है, ठीक है। नाइट्रोजन और फ्लोरीन में देख लो तो हाँ, ये एक एक्सेप्शन केस है, हेलोजन की केसेस में फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, मतलब ये इनकरेक्ट है, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा, ठीक है। तो डी
आपका जो होगा वो इनकरेक्ट ऑप्शन है, बट वैसे राइट है। ठीक है, मार्क्स के लिए राइट है बट ऐसा इनकरेक्ट ऑप्शन है। समझ गए? ओके, तो ये ज़रा थोड़ा ध्यान में रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो 79। 79 में क्या बोला है? स्टेटमेंट वन, मोनो हेलो एरिन्स फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस अकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ओके, हमको पता है मोनो हेलो जो होते हैं, जैसे कि मैं ले लूँ कोई एक क्लोरोबेंजीन। ओके, अच्छा मुझे बॉन्ड दिखाने हैं भाई। ओके, ओके, तो यहाँ पे एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, ये इसकी पूरी लाइन है, ध्यान रखना। हमको पता है लॉन पे डोनेट करेगा, ये यहाँ पे बाहर निकलेगा, ये वापस से डोनेट करेगा, बाहर निकलेगा, वापस से डोनेट करेगा, बाहर निकलेगा, मतलब ये है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टली। ठीक है, ये तो भाई बराबर है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर एट ऑर्थो पैरा पोजिशन, स्टेटमेंट वन करेक्ट। ठीक है, चलो ये तो करेक्ट है। सेकंड चेक कर लो, हेलोजन एटम इज रिंग डीएक्टिवेटर, क्या ये करेक्ट है? हेलोजन एटम जो है वो क्या रिंग को डीएक्टिवेटर करेंगे? हाँ, हेलोजन एटम जो है वो रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे, क्योंकि हेलोजन जो होते हैं वो रिंग के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, और जाके कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ पे आके अटैच हो सकता है। ठीक है, तो एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है, और हेलोजन एटम जो है वो रिंग को डीएक्टिवेट भी करते हैं। ठीक है, पावरफुल हेलोजन एटम जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं इस तरीके से, क्लोरीन है वो नेगेटिव होने के कारण, क्योंकि जो चीज़ नेगेटिव है उसके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा, तो ये रिंग में से इलेक्ट्रॉन खींच भी सकते हैं, ध्यान रखना। तो रिंग को क्या करेंगे, डीएक्टिवेट भी करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा होगा, ए वाला ही होगा। स्टेटमेंट वन टू करेक्ट है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, ये जरा थोड़ा ध्यान में रखियो। ओके, चलो, तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अरे भाई पेन बदल ले थोड़ी। ओके, ठीक, चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। 80 में क्या बोला है, एसरसन ए, इन रुथरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड बैक। मतलब हमको पता है, जब हम लोगों ने रुथरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट किया था, बीच में एक न्यूक्लियस था, ठीक है, और गोल्ड फॉइल थी, यहाँ पर फिर ऐसे रखा था, यहाँ से एक लाइट मतलब अल्फा पार्टिकल आते थे, कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट्स हो जाते थे, कुछ ऐसे बैक आ जाते थे, कुछ आर पार चले जाते थे। याद आया? ओके, बोला है रुथरफोर्ड गोल्ड फॉइल का जो एक्सपेरिमेंट है, वेरी फ्यू पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बैक, ओके, बैक आ जाते थे। ओके, न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड द एटम इज वेरी हैवी, हमको पता है अगर हैवी एटम है इसलिए तो वापस आ रहे हैं, मतलब दोनों राइट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बात खत्म करो भाई। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ गए? समझ रहे होगे सर, सारे आंसर आज ऐसे ही कैसे आ रहे हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, भाई कभी कभी हो जाता है ऐसा। ठीक है, जरा आपको भी ध्यान रखना है। चलो, ठीक, ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ओके, तो थोड़ा रफ कर दूं ताकि थोड़ी अच्छी सी जगह बन जाए, फिर हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन कर सकें। ओके, चलो फिर चलते हैं। ओके, 81 में क्या बोला है, मैच द कॉलम। ओके, कॉलम को मैच करना है। चलो पहली रिएक्शन है, फॉर द इक्विलिब्रियम NH4 सॉलिड NH4I सॉलिड, इसमें से क्या बन रहा है, NH3 गैस HA। ओके, इफ द प्रेशर इज इंक्रीज एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में प्रेशर इंक्रीज करोगे तो जहाँ पे नंबर ऑफ मोल कम है उस तरफ जाएगा। ठीक है, जरा ये रिएक्शन देखो तो बहुत ही अच्छी रिएक्शन है भाई। इट गिव्स NH3 गैस प्लस HI गैस। अगर मैं बात करूँ एट इक्विलिब्रियम प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू लेसर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, लेसर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, जहाँ पे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कम है उस तरफ जाएगा।
तो यहाँ पर तो कितने दो है और यहाँ पे जीरो है, मतलब इस तरफ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, तो ए में कौन सा सेट हो रहा है, आर वाला सेट हो रहा है। तो ए में आर वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही है, वाह भाई वाह। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, चलो। फॉर द इक्विलिब्रियम N2 + 3H2 इट गिव्स 2NH3 इफ द वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड एट इक्विलिब्रियम। अब देखो, मैं बात करूं N2 + 3H2 इट गिव्स 2NH3। ओके, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जैसे प्रेशर इंक्रीज करते थे तो लेसर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, तो वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो मोर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, है ना। तो मतलब इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, मोर N2 and H2 आर फॉर्मेड। अगर आप कोई भी ध्यान ना रखो तो भी आपको दिखाई देगा कि चलो बी में N2H2, बाकी कोई जगह है ही नहीं, तो यही ऑप्शन बन रहा है। तो बी में क्या आ रहा है, एस। एक बी में एस यहाँ पर भी था ना, बट अगर चलो आर समझ में ना आए तो बी एस एस से तो पता चल जाएगा। चलो सी में चेक करते हैं। रिएक्शन गिवन है H2O गैसियस प्लस CO गैसियस इट गिव्स H2 गैसियस प्लस CO2 गैसियस। यहाँ पर भी एक एक मोल, यहाँ पर भी एक एक मोल। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे है, सेम है। डेल्टा एन जी कैसा है, सेम, समान 6। ठीक, अगर सेम होगा तो वॉल्यूम आप चाहे कितना भी इंक्रीज कर लो, सॉरी किधर गया, ये रहा। अच्छा, ये इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे आप कितना भी इनर्ट गैस एडेड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना लेफ्ट साइड है उतना भी राइट साइड है। आपका आंसर ये कौन सा बनेगा, नो चेंज। ठीक है, इसमें कौन सा आया था, एस वाला। ठीक है, तो सी में क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, तो देखो सी में क्यू इधर आ रहा है। इसमें तो सी में आर है तो ये भी चला गया, ये भी चला गया, सी में क्यू, सी में क्यू। डी में पी, देखो PCl3 है, इसमें से PCl3 और Cl2, व्हाट हैपन इफ मोर PaCl3 एडेड। अगर PaCl3 कंसनट्रेशन बढ़ा होगा तो इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, PCl2 और Cl2 ज़्यादा बनेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो डी में क्या आ रहा है, पी आ रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ARBSCQDP। ठीक है, चलो। हाँ, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे 82 में। ओके, चलो 82 में क्या करना है, 82 में आपको कैलकुलेशन करना है ना, कि कौन किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉरी प्योरिटी किसकी सबसे ज़्यादा है, वही चेक करना है। तो ये मिक्स वाला निकाल दो यहाँ से। ओके, यहाँ पर बोला है CaCO3 है जो कि HCl के साथ रिएक्ट करेगा और CaCl2 बनेगा 2 मोल्स। ठीक है, बाकी क्या बनाएगा, CO2। ओके, हाँ 10 ग्राम है, सॉरी ये 100 ग्राम ले लो उसके मोलिकुलर मास, तब ये कितना देता है, 44 ग्राम। ठीक है, आपको फाइंड करना है द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल। मतलब 10 ग्राम का तो कुछ मतलब ही नहीं है, उसको तो ऐसे का वैसे ही रखना है। ठीक है, आपको 3.3 होगा तब ये कितना मिलेगा, डायरेक्ट ले लो। तो 3.3 इंटू 100/44। ठीक है, कैलकुलेशन करो कितना आएगा, 7.5। ये आपका अभी मास मिला वो है, सैंपल का कितना था, 10 ग्राम। तो परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू 10, 7.5, नीचे कितना आएगा, टोटल जो सैंपल का मास था वो इंटू 100, आ गया आपका 75 आंसर। डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो आपका आंसर कौन सा बनेगा, डी बनेगा 75। समझ गए, सिर्फ प्योरिटी चेक करनी थी बस, दूसरा कुछ। ओके, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं 83 में। ओके, 83 में क्या है, when in open system 1 mole of zinc react with excess of H2SO4, the work done 8। ओके, चलो चेक करते हैं। W is equal to minus P external into delta V। We all know PV is equal to nRT, तो यहाँ पर पुट कर लो माइनस nRT। एन कितने मोल है, एक मोल है, तो चलो एक मोल। आर कितना है, जूल में है 8.314। आंसर लाना है किलो जूल में, तो 10⁻³ इंटू टेम्परेचर कितना है 25, पुट कर दो 298, और ये है माइनस। आपका आंसर बनेगा -2.4 है
किलो जूल समथिंग। रेडी? ऐसा कोई आंसर आपको दिखाई दे रहा है? -2.47, हाँ ये दिखाई दे रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए है, -2.47 किलो जूल। ठीक, चलो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलो इसके बाद चलते हैं 84 के अंदर। ओके, 84 में क्या है, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा रफ कर लूँ। चलो नीचे लिखता हूँ, इसी जगह वैसे ही है तो। हाँ, चलो क्या बोला है, बोला है X to 2y एक रिएक्शन है। ओके, चलो पहले बोला है वन, मतलब ये रिएक्शन आपको लानी है, आपकी मेन रिएक्शन उसको बोलते हैं हम लोग, मेन रिएक्शन। ठीक है, तो पहले बोला है 1/2 × x गिव्स z, और उसका डेल्टा एच कितना है, Q1 है। इसके बाद है z गिव्स 2w, और उसका डेल्टा एच कितना है, Q2 है, हाई Q2। w इज इक्वल टू 1/2 × z है, और उसका डेल्टा एच कितना है, Q3 है। आपको रिएक्शन कौन सी लानी है, X to 2y। ठीक, इसको x बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये उड़ गया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, बात खत्म। यहाँ पे 2z है, यहाँ पर भी 2z लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 4, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर y है, ठीक, 1/2 × y, ये 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 हो जाएगा, 4w उड़ गया, 2z उड़ गया। ठीक, यहाँ पर ये बात बनी। तो आपका टोटल जो डेल्टा एच रिएक्शन का वो कितना आया, 2Q1 + 2Q2 + 4Q3। Q को कॉमन निकाला जाए, Q1 + Q2 + 2Q3। क्या ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? 2 बाद में Q1 + Q2 + 2Q3। ओके, सी वाला आपका आंसर है। सी इज योर करेक्ट आंसर, 2Q1 + Q2 + Q3। चलो ठीक है, समझ गए, समझ में आया कि नहीं? ओके, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं 85 में। ओके, अब हम लोग ख़त्म करने ही आए हैं, 5 क्वेश्चन बचे हैं। ओके, चलो 85 इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना भाई। ओके, चलो न्यूमन प्रोजेक्शन ऑफ इथेन है। फर्स्ट बोला है एनी अदर इंटरमीडिएट कन्फर्मर बिटवीन ए एंड बी आर कॉल्ड स्क्यू कन्फर्मर्स। ठीक है, हाँ तो ए और बी इक्लिप्स है, स्ट्रेगर्ड है, उसके बीच में स्क्रू आता है, ये तो राइट ही है। ओके, मतलब करेक्ट है, आपको इनकरेक्ट फाइंड करना है, ये रीड करना अच्छे से। दूसरा बोला है ए हैव मोर टॉर्सिनल स्ट्रेन देन बी। ओके, हाँ तो इक्लिप्स में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू स्ट्रेगर्ड। ठीक है, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। एनर्जी बैरियर बिटवीन ए एंड बी आर वेरी स्मॉल, तो एनर्जी बैरियर वेरी स्मॉल होगा ए और बी के बीच में, थोड़ा थोड़ा गैप रहेगा, ये भी करेक्ट है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान रखना। बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ आर डिफरेंट एट ए एंड बी, तो नहीं, ये इनकरेक्ट है। बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है, सेम ही रहती है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा डी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है बस। चलो इसके बाद विच एलिमेंट हैव हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा हो, सोडियम की क्या होती है, 3s1। ओके, सिलिकॉन का क्या होता है, 3s2 3p2। एल्यूमिनियम 3p3। फॉस्फोरस 3p5। सॉरी, ये मैंने गलत लिख लिया शायद। ओके, 3s2, ये 3p1 एल्यूमिनियम है। ओके, 3p2 ये सिलिकॉन है, ये तो राइट है। सोडियम का 3s1 है, और फॉस्फोरस कितना है, 15 नंबर, 3s2 3p3 है, तो ये हाफ फील्ड है, तो मतलब इसकी ज़्यादा है, 3p3 होगा। ओके, चेक कर लेना। तो आपका जो आंसर बनेगा वो फॉस्फोरस होगा भाई। ओके, ये ज़रा अच्छे से नोट कर लेना, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आपको पता चल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, चलो इसके बाद चलते हैं 87 में। ओके, 87 में क्या बोला है, हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन टेक प्लेस एट हायर टेम्परेचर और डिफ्यूज सनलाइट्स, फाइंड द करेक्ट फॉर द स्टेटमेंट। ओके, चलो हेलोजिनेशन के लिए अगर आपको पूछा है तो
F2 की रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, I2 की ज़्यादा नहीं होती, F2 की ज़्यादा होती। उसके बाद मीथेन, इथेन, प्रोपेन रिएक्टिविटी, तो मतलब ये तो थोड़ा करेक्ट दिखाई दे रहा है। ओके, रिएक्शन इनिशिएट विथ हिट्रोलिसिस, हिट्रोलिसिस में कुछ नहीं होता ऐसा। इंटरमीडिएट इज मिथाइल कार्बोकेटायन, मिथाइल कार्बोकेटायन जनरेट नहीं होता, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। हैलोजिनेशन के लिए अल्केन का ऑर्डर है ये। ठीक है, ये कौन सा ऑर्डर है? अल्केन का ऑर्डर है, जरा ध्यान रखना। ओके, आपका आंसर जो बनेगा वो है बी वाला, बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, मैं बॉर्डर भी बना देता हूँ तो आपको पता चले। ओके, बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक, चलो इसके बाद हम लोग चेक करते हैं 88। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द फॉर्मल चार्ज एट ऑक्सीजन एटम इज नॉट -2/3। ओके, देखो CO3 2 माइनस आयन है तो उसमें -2/3 ऑलरेडी है। ओके, क्योंकि CO3 का जब आप लोग मोलिक्यूल चेक करोगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक, एक के डबल बॉन्ड माइनस माइनस, तो -2/3 हो ही जाएगा। ठीक है, SO3 का चेक करोगे सिमिलरली वही होगा -2/3। अब NO3 -1 दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तब ऐसा ही होगा, O- मतलब 2/3 माइनस। बट ClO3 जो है उसके ऊपर ये नहीं होगा, -1 है, -1/3 ही रहेगा, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन पे -1 आएगा। क्योंकि क्लोरीन है वो मैक्सिमम 7 तक जा सकता है और वो हाई बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो किस में -2/3 नहीं है? तो वो है ClO3 सॉरी ClO3 माइनस। ओके, तो ये जरा ध्यान में रखो, डी वाला ऑप्शन। ओके, ये थोड़ा करेक्ट दिखाई दे रहा है। चलो 89, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, किसकी डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है? ओके, जहाँ पर फ्लोरीन हो वहाँ से कोई हट सकता है क्या? तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी HF। ओके, आपका जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो है HF। HF की डायपोल मोमेंट क्या है? सबसे ज़्यादा है, लिनियर है। ओके, चलो, और इसके बाद बचा है एक लास्ट क्वेश्चन जो कि कैलकुलेशन है। ओके, चेक कर लेते हैं। When a hydrocarbon A undergoes complete combustion, it required 11 equivalents of oxygen and produced 4 equivalents of water. What is the molecular formula of? अच्छा, इसके लिए पता है आप लोगों को एक फॉर्मूला गिवन था, CxHy प्लस x प्लस y/4 इंटू O2, इट गिव्स XCO2 प्लस y/2 H2O। क्या याद है आप लोग को? तो जरा देखो तो यहाँ पर 4 इक्विवेलेंट्स ऑफ वाटर, वाटर के इक्विवेलेंट्स कितने? 4 है, मतलब देखो y/2 इज इक्वल टू 4, तो y कितना आ जाएगा? 8। तो सीधा 8 वाला आपको कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ये है, ये है, ये भी है, ये नहीं है। ओके, एक तो गया। चलो, हाइड्रो एक्स चेक करना है तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। x प्लस y/4 इज इक्वल टू, ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ऑक्सीजन के देखो इक्विवेलेंट गिवन है कितने? 11, 11 पुट कर, x प्लस 8/4 इंटू 11, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 11, एक्स इज इक्वल टू 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9। तो ये रहा, देखो 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 दिखाई दिया सी वाला ऑप्शन। ओके, C9H8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये पूरा कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। ओके, ये है पूरा आपका नीट का मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छे से लिख लो। ओके, जो भी समझ में ना आए वापस से एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, और आपकी जो भी टी ए बुक है उसमें लिखना ना। टिल देन मिलते हैं, सबको जय श्री कृष्ण।